अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ मरिया और आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया सा टॉपिक लेके हाज़िर हुई हूँ और इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज। टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस। किस तरह से हम अपनी बेबसी को सीखते हैं कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। तो ये चीज़ भी हमारे इनर में पैदाइशी तौर पे या इनहेरिटी तौर पर नहीं मौजूद होती है। इंसान इसको भी सीख रहा होता है और ये जो थ्योरी है बेसिकली रिलेट करती है साइकोलॉजी से। एक हमारा पूरा एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, जिसमें हम अपने नेचर, ह्यूमन नेचर के बारे में और उसकी नफ्सियात के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी नफ्सियात कैसी है। तो आज की जो थ्योरी है वो बेसिकली उसी सब्जेक्ट से रिलेट करती है, इंटरलिंक है। और इस थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे कि इस थ्योरी में क्या चीज़ें हैं, किसने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया, किस तरह से किया और इसका रिज़ल्ट क्या आया। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। थ्योरी ऑफ हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस की अगर बात करें हम तो इसका मतलब सब जानते हैं कि इसका मतलब होता है बेबसी। कोई इंसान कितना लाचार है, बेबस है। तो इसकी थ्योरी को बनाने का मकसद क्या है? बेसिकली इसका जो बनाने का मकसद है, अगर हम इसके एम्स की बात करें तो इसकी एम की अगर हम बात करते हैं तो हमें बैकग्राउंड से हमें ये पता चलेगा कि अगर हम साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के डिस्कशन करते हैं तो वहाँ हम ह्यूमन नेचर डिस्कस करते हैं कि इंसान के नेचर में क्या क्या चीज़ें। तो ये जो हेल्पलेसनेस है लफ्ज़, ये एक इंसान के नेचर से बिलोंग करता है, एक इंसान के अंदर नेचुरली पाया जाता है। तो ये हेल्पलेसनेस पैदा किस तरह से होती है वो इस थ्योरी में बताया जाता है कि इस थ्योरी में कि एक इंसान किस तरह से अपने आप को बेबस और लाचार फील करता है, क्यों उसको ऐसा लगता है कि वो बेबस है। तो इस थ्योरी का मकसद बेसिकली इस चीज़ को ज़ाहिर करना है, सामने लाना है कि किस तरह से सब चीज़ें होती हैं कि एक इंसान अपने आप को बेबसी के आलम में महसूस करता है। चलते हैं इस थ्योरी की डेफिनेशन की तरफ कि ये थ्योरी किसने प्रेजेंट की थी और क्यों की थी। क्यों की थी ये तो वजह मैंने आपको क्लियर कर दी। अब किसने प्रेजेंट की थी उसको देख लेते हैं। तो ये थ्योरी जिसने प्रेजेंट की थी वो एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है, यहाँ लिखा हुआ है, मार्टिन सेलिग्मैन इनका नाम है। इन्होंने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी और इन्होंने इस बात को सजेस्ट किया था कि एक इंसान के ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, जो आफत आती हैं, वो उनसे लड़ता ज़रूर है, वो उनसे फ़ाइट करता है। एक वक्त आता है कि वो उनसे फ़ाइट नहीं करता और वो क्या करता है, सरेंडर कर देता है। अब वो जब उन बातों को सरेंडर करता है तो वो क्या समझता है, ये सब उसका क्या है, फेट है, ये उसके नसीब की चीज़ें हैं और वो उन सबको एक्सेप्ट कर लेता है कि अब मेरी ज़िंदगी में यही लिख दिया गया है और मुझे इसमें ही रहना है। अब जब वो अपने नसीब के ऊपर कि मतलब उस किसी चीज़ की जद्दोजहद नहीं कर रहा, कोई स्ट्रगल नहीं कर रहा है, सब कुछ उसने नसीब पे डाल दिया कि मुश्किलात में नसीब का हिस्सा है और मुझे अब कोई इसके लिए सलूशन नहीं मिलना है और मैं ना करूँगा। तो फिर क्या होता है, यहाँ पे उसकी बेबसी ज़ाहिर होती है कि किस तरह एक इंसान बेबस हो जाता है। अब इन्होंने ये आइडिया तो पेश कर दिया, तो इस आइडिया को इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें करके भी बताया कि किस तरह से ये आइडिया असल में दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वाकई में ये थ्योरी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके ज़रिए हमें इसका रिज़ल्ट भी मिला और इन्होंने बाकायदा सब कुछ बताया भी। चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो अगर इनके एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इन्होंने 2 स्पीशीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। नंबर 1 एनिमल्स, नंबर 2 ह्यूमंस। इन्होंने 2 स्पीशीज़ पे एक्सपेरिमेंट किए अपने। एनिमल्स पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो 1960 में एक्सपेरिमेंट किया गया था।
एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया गया कि एनिमल्स में डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और इन्होंने डॉग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 3 कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया कि पहली कैटेगरी के जो डॉग्स थे उनको बांध दिया गया और उनको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दिया गया था। ये पहली कैटेगरी थी। अगर हम अब बात करें सेकंड कैटेगरी की, तो सेकंड कैटेगरी के जो डॉग्स थे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास एक लीवर था जिसको वो प्रेस करते तो वो इलेक्ट्रिक शॉक क्या हो जाता, बंद हो जाता था। अगर हम बात करें ग्रुप 3 की, तो ग्रुप 3 में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई भी एक ऐसा लीवर मौजूद नहीं था कि जिसको वो अगर प्रेस करें तो वो इलेक्ट्रिक शॉक बंद हो जाए और उनको उससे नुकसान ना हो। तो ऐसा उनके पास कुछ नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने 3 ग्रुप्स में डॉग्स को डिवाइड किया और उन पे एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हुआ था, इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसमें उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ग्रुप्स नहीं बनाए थे इस वाले एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने सारे ग्रुप्स के जो डॉग्स थे एक ही चैम्बर में कन्वर्ट कर दिए थे और उन सबको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। जब उन डॉग्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, जो पहले ग्रुप्स के जो डॉग्स थे वो जंप कर गए और दूसरे ग्रुप के डॉग भी जंप कर गए। वजह क्यों? जंप करने की वजह क्या बनी कि पहले ग्रुप के जो डॉग्स थे उन्होंने इस तरह की परेशानी को पहले देखा ही नहीं। जब उन पे ये परेशानी आई तो उनके अंदर अपनी विल पावर थी, वो जिस चीज़ को जानते थे कि हम इससे दूर भाग सकते हैं। उन्होंने ये नहीं समझा कि ये मेरा नसीब है और अब मैं इसके बच के नहीं जा सकता, तो वो जंप कर गए। दूसरे ग्रुप के क्यों जंप कर गए? दूसरे ग्रुप ये बात जानते थे कि जिस तरह से हम उस चैम्बर में रहे और हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम उसको बंद कर सकते हैं, तो इधर भी कोई ऑप्शन होगा, तो वो भी इस वजह से जंप कर गए थे। अब जो तीसरा ग्रुप था वो जंप नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जब उन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तो उनके पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं था कि वो अपने आप को उस मुसीबत से या फिर उस इलेक्ट्रिक शॉक से रोक सकें जो उनको तकलीफ़ दे रहा था। तो इसलिए उन्होंने क्या समझा अभी भी इसको कि ये मेरा अब हमारा नसीब बन चुका है और अब हमें इससे निजात नहीं मिलेगी। तो इन्होंने क्या किया, उसको नसीब समझ के वहीं रहे और जंप नहीं किया। चाहते तो वो जंप करते तो दूसरे चैम्बर में चले जाते जहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था। ये इनका एक्सपेरिमेंट था एनिमल्स पे। इसके बाद इन्होंने फर्दर मोर एक्सपेरिमेंट किए। अब जो उन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट की हम जो बात करते हैं फर्दर मोर, मतलब सेकंड एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया वो इंसानों पे किया था। इंसानों पे इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने इंसानों को भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1974 में। 3 ग्रुप्स में इंसानों को डिवाइड किया गया था, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 1 में क्या किया गया कि एक रूम में इंसानों को बंद कर दिया गया और वहाँ पे लाउड वॉल्यूम या नॉइज़ कहें जिसे, बहुत ही नागवार सा शोर वहाँ पर प्रोड्यूस किया गया। लेकिन इसके साथ उन सारे लोगों को एक ऑप्शन प्रोवाइड किया गया, उन्हें कंट्रोल दिया गया कि वो उस साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक बटन के ज़रिए उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। उनके पास ऑप्शन मौजूद था। यही बात हम सेकंड ग्रुप की अगर करें तो सेकंड ग्रुप को भी एक ऐसे रूम में बंद किया गया जहाँ पर नाखुशगवार आवाज़ें थीं, लेकिन उनके पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था।
अब अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप को एक ऐसी जगह पर बंद किया गया जहाँ पे उनको उस साउंड से सेफ रखा गया, उस साउंड से ही उनको दूर रखा गया। मतलब ऐसी जगह पर थे जहाँ पर कोई भी किस्म का साउंड प्रोड्यूस नहीं करवाया गया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट जब किया तो इन्होंने सब ग्रुप्स के लोगों को एक ही रूम में बंद कर दिया और वहाँ पे उनके पास एक ऑप्शन मौजूद था कि वो उस रूम से साउंड को टर्मिनेट कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन जो ये ऑप्शन नहीं जानते थे, मतलब जो थर्ड ग्रुप था, जो सेकंड ग्रुप था जिसके पास ये कंट्रोल नहीं दिया गया था, तो उसने इधर भी कोई कंट्रोल नहीं किया और उसने यहाँ पर अपने नसीब समझ के इसको एक्सेप्ट कर लिया। ये बेसिकली कहलाता है कि इंसान एक परेशानी को जब परमानेंटली उसके बाद कंटिन्यूसली उसके पास वही परेशानी रहती है, तो वो ये समझता है कि अब तो ये उसका नसीब बन गई है, अब इससे वो बाहर नहीं निकल सकता। तो ये कहलाती है इंसान की बेबसी, कि इंसान बेबस हो चुका है उस चीज़ के आगे कि अब उसके पास अगर ऑप्शन भी है बाहर निकलने का तो भी वो उस ऑप्शन को नहीं देख पाता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि वो अपने फेट पे यकीन करने लगता है कि अब ये परेशानी उसका नसीब है और वो उस जो ऑप्शन उसका होता है वो उस ऑप्शन को क्या कर देता है, नेगलेक्ट कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं। बात करते हैं हम इसके रिज़ल्ट की कि इस एक्सपेरिमेंट से रिज़ल्ट क्या आया। तो मार्टन और उनके कोलीग्स ने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ टर्म्स जनरेट की थी। मार्टन कहते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसका नाम हेल्पलेसनेस रखा गया, कि लर्न हेल्पलेसनेस, थ्योरी ऑफ लर्न हेल्पलेसनेस। तो यहाँ जो हेल्पलेसनेस पर्सन होता है उसमें ये टर्म लाजमी मौजूद होती है। किस तरह से? सबसे पहले वो मोटिवेशन उसके पास नहीं होता, कॉग्निटिव नहीं होता, इमोशन नहीं होते। मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो एक पर्सन है जिसको, अगर हम बात करें एक पर्सन है, उसको एक ग्रुप 1 को हमने एक ऐसी जगह पे स्टोर किया था जहाँ उसको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया था, नो ऑप्शन था उसके पास, कोई भी ऑप्शन नहीं था उसके पास। तो क्या लगता है उसने स्ट्रगल नहीं की होगी अपने लिए? उसने स्ट्रगल की होगी। जब वो स्ट्रगल उसकी नाकाम हो गई तो उसने क्या किया, उसको अपना नसीब समझ लिया, उसको अपना नसीब समझा और अपने आप को उस चीज़ से निकालने के लिए भी मोटिवेट भी नहीं किया कि मैं उस चीज़ से बाहर निकल सकता हूँ। उसके पास मोटिवेशन, कोई भी एक ऐसी भी थिंकिंग नहीं थी कि वो अपने आप को मोटिवेट कर सके। अगर हम बात करें कॉग्निटिव की, तो इसका मतलब होता है डेफिनेशंसी ऑफ थिंकिंग, सोचने की सलाहियत को ख़त्म हो जाना। अब सोचने की सलाहियत किस तरह से ख़त्म होती है, वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी है। एक रूम में बंद कर दिया भाई, और रूम में बंद करने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन ही उनको नहीं दिया। अब वो एक ऑप्शन को ढूंढने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए ट्राई किए जा रहे हैं। अब वो ट्राई करते 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 एक जगह पे उन्होंने क्या किया, मान लिया कि हम हार चुके। अब जब उन्होंने मान लिया हम हार गए, अब जब उन्हें उस रूम से निकाल के सेकंड रूम में ट्रांसफ़र किया गया और उनको यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया कि उसको बच सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन अब उनको पता ही नहीं है कि ये है भी, क्योंकि वो पहले वाले स्टेज में उस चीज़ से गुज़र चुके हैं कि यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं होता बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए। तो यहाँ उन्होंने इस ऑप्शन को समझा ही नहीं।
क्योंकि उनकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है। ऐसी उनमें डेफिशिएंसी ऑफ फीलिंग्स यानी इमोशंस उनके ख़त्म हो जाते हैं। वो कोई भी इमोशन ज़ाहिर नहीं करते। देखा जाए अगर हमारे पास 3 ग्रुप्स थे यहाँ पे, हम उनकी बात करें तो यहाँ हमारे पास 3 जो ग्रुप्स थे, उन 3 ग्रुप्स में हमने जब तीनों के इंडिविजुअल हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो 2 ग्रुप्स जो थे वो आउट हो गए थे और एक ग्रुप ने सरेंडर कर दिया था, जबकि 2 ग्रुप्स ने सरेंडर नहीं किया था। उन्होंने क्या किया, लड़ाई की थी, फाइट की, जंग की थी। मतलब डॉग्स चैम्बर से जंप कर गए थे और जो पर्सन्स थे, ह्यूमन्स थे, उन्होंने उस ऑप्शन को यूज़ किया था। क्योंकि और जो बकाया ग्रुप थे, एक ग्रुप, उसके पास कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। वो उस दर्द को, उस तकलीफ़ को अपना नसीब और मुक़द्दर समझ के उसे एक्सेप्ट कर चुका था। तो जो भी हेल्पलेसनेस पर्सन होगा उसमें ये 3 टर्म लाजमी मौजूद होती हैं। ये इसका एक रिज़ल्ट था। अब हम इसके कुछ और चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में हम इसको देख लेते हैं, इसकी टाइप्स। तो यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक यूनिवर्सल और एक है पर्सनल हेल्पलेसनेस। यूनिवर्सल वो पर्सन होता है जो अपनी परेशानी इस तरह से समझता है कि उसकी परेशानी इस दुनिया का कोई भी बंदा हल नहीं कर सकता, उसको कोई भी सलूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। और अगर हम इसके अगेंस्ट बात करें पर्सनल हेल्पलेसनेस की, तो ऐसा इंसान ये सोचता है कि उसकी जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन को हैंडल ख़ुद नहीं कर सकता, लेकिन उस सिचुएशन को हर कोई हैंडल कर सकता है। सिर्फ उसमें ये सलाहियत नहीं है, ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे जो ये लेक्चर है यहीं वाइंड अप होता है और इंशाल्लाह हम 2-4 थ्योरीज़ और हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।